नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का छात्र शिक्षक संवाद के एक और नए एपिसोड में। आज इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर राजेश गृह विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी से डॉक्टर राहुल सर। गुड आफ्टरनून सर। सर कैसे हैं आप? तो सर, जैसा कि आप जानते हैं, हम छात्र शिक्षक संवाद हमारा एक एपिसोड है। हम पूरे विश्वविद्यालय में अपने फैकल्टीज़ के साथ करते हैं अलग अलग फील्ड में, ताकि हमारे जो अन्य छात्र हैं विश्वविद्यालय के, उनको अलग अलग फील्ड से जुड़ी नॉलेज मिल पाए। सर, आपकी इजाज़त हो तो हम आगे कंटिन्यू करें। तो सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी अभी तक की कैसी रही? सबसे पहले साथी नमस्कार। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, मैं डॉक्टर राहुल सिंह, मैं रज्जू भैया के लॉ डिपार्टमेंट में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर वर्किंग हूँ और यहाँ लास्ट 2 ईयर्स से मैं वर्किंग हूँ। तो मैं अपनी जर्नी के बताने से पहले थोड़ा सा मैं अपना बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि मैं कहाँ से चल के यहाँ तक पहुँचा। क्योंकि बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश से और ब्रजभूमि में मेरा जन्म हुआ और हाथरस डिस्ट्रिक्ट के छोटा सा एक कस्बा है सासनी तहसील, उसका भी छोटा सा गांव है गोपालपुर, वहाँ मेरा जन्म हुआ। वहाँ के ही गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में हमारी 5th क्लास तक की शिक्षा दीक्षा हुई, क्योंकि ज़्यादा उस टाइम पे ज़्यादा रिसोर्सेज थे नहीं। तो उस परिस्थितियों में गांव में ही शिक्षा दीक्षा आरंभ हुई। वहाँ से निकल के कस्बे में पहुँचे, तो वहाँ से हमने 12th, वो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट था और वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट था, जैन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट था, तो वहाँ से हमने +2। उसके आगे की जर्नी भी आसान नहीं थी, क्योंकि वहाँ से आपको पता होना चाहिए, जब तक गाइडेंस नहीं मिलता आपको तो कहीं ना कहीं आप भटकते हैं। जैसे मैं भटका, क्योंकि घर में कोई बताने वाला नहीं था कि +2 के बाद आपको करना है, कि आपको साइंस में जाना है या आपको कॉमर्स में जाना है या आपको लॉ करना है। तो मुझे कोई आइडिया था नहीं। तो +2 के बाद जैसा कि मेरी +2 कॉमर्स से थी, तो मैंने बीकॉम में एडमिशन लिया। अब बीकॉम के बाद क्योंकि मेरा रुचि कुछ अलग थी, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, क्योंकि हमारे ही डिस्ट्रिक्ट में पढ़ती थी पहले, क्योंकि वो अलीगढ़ से ही काट के जिला नया तैयार किया गया था। तो जब जिला अलग बना तो हम अलीगढ़ से अलग जो है हमारा एक नया डिस्ट्रिक्ट बन गया, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट। तो अलीगढ़ हमारे घर के पास पड़ता है, 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, तो अलीगढ़ आना जाना हमारा रेगुलर होता था। तो बेसिकली हमारे मामा जी जो हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए स्टूडेंट रहे, इंजीनियरिंग के छात्र रहे, तो उनसे बड़ी हमको प्रेरणा मिली। तो उनसे हमने सीखा कि वो किस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़े और उनको हमने अपना आदर्श मान लिया। हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र बने। 2011 में मेरा एडमिशन BLB के छात्र ग्रुप में वहाँ पे इन्वॉल्व हुआ और हमें वहाँ पे एक पहचान मिली, वहाँ का इन्वॉल्वमेंट GG 3025, वो हमारी आइडेंटिटी है, GG 3025, और वो आइडेंटिटी हमारे साथ रही। हमारी BLB कंप्लीट होती है 5 ईयर, और ये भी जर्नी बड़ी आसान नहीं थी, क्योंकि हम एक हिंदी माध्यम के छात्र थे। अब यूपी बोर्ड से हमने +2 किया, वहाँ जाके सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपने आप को, जब हमने स्टूडेंट्स को देखा वहाँ पे, प्रोफेसर से मुलाकात हुई, तो उस दिन हमें समझ में नहीं आया कि हम किस दुनिया में हैं, क्योंकि जो क्लासेस चलती थी वो टोटली इंग्लिश में चलती थी। तो हमारी कुछ चीज़ समझ में आती थी, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती थी। लेकिन वहाँ से करना तो है, घर वापस जा नहीं सकते थे, क्योंकि एम लेकर आए थे। घर वालों ने कहा था कि नहीं, आपको जो है 1 वे है, आपको जाना ही जाना है, छोड़ के नहीं आना है। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हम 1 साल अपनी वर्क ऑलरेडी बर्बाद कर चुके थे, बीकॉम ड्रॉप कर चुके थे 1 साल में। तो वहाँ से फिर हम आगे बढ़े और मेरे पेरेंट्स भी की विशेष से, और
मेरे जो रिलेटिव्स हैं, मेरे फ्रेंड्स, उन सबके सहयोग से मैं 2016 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से मैं एज ए लॉ ग्रेजुएट पास हुआ। उसी सेशन में मेरा एडमिशन LLM में हुआ और LLM में एडमिशन लेने के पीछे मेरा एक मकसद था कि मुझे प्रिपरेशन जुडिशरी की करनी थी और मुझे रहने के लिए जगह चाहिए, वो मुझे माहौल चाहिए था, मुझे वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की वो लाइब्रेरी चाहिए थी, जैसे हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हार्ट बोलते हैं, तो सेंट्रल लाइब्रेरी हमको मिल जाती है। और वहाँ से जब हमारा एडमिशन हो गया, 2 साल हम शिफ्ट हो गए कि हमको जो है कम से कम रहने के लिए जगह हो, पढ़ने के लिए हमारे पास लाइब्रेरी है। उसी दौरान मैंने जो है जुडिशरी की 2018 में मैंने प्री मेंस क्वालिफाई किया मैंने और इंटरव्यू के लिए मैं क्वालिफाई हुआ। अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो हमने सोचा कि अब क्या किया, फिर मेरा नेट भी क्वालिफाई हो गया। तो टीचिंग की लाइन भी वहाँ से खुलती है, वहाँ से मैं अपने आप को पाता हूँ कि टीचिंग में भी मैं कुछ कर सकता हूँ। जब हम टीचिंग में फर्स्ट टाइम जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया आफ्टर LLM, तो अलीगढ़ में ही एक विवेकानंद लॉ कॉलेज है, वहाँ मैं 1-2 महीने के लिए वहाँ पे स्टार्टिंग में था। वहाँ पे कोई एक टीचर थे, वो उनका कहीं अपॉइंटमेंट हो गया था तो उन्होंने मुझको बुला लिया था। फर्स्ट मेरी वो ज्वाइनिंग थी और वहाँ से मुझे लगा कि एक ऑप्शन मेरे पास अभी और है। बहरहाल मैं प्रैक्टिस भी कर सकता था, लेकिन क्योंकि फर्स्ट हम लोग जनरेशन्स थे तो उसमें कैरियर बनाना थोड़ा सा आसान नहीं होता है। मैं यंगस्टर्स को भी कहना चाहूँगा कि जो भी फर्स्ट जनरेशन है उनके लिए एज ए एडवोकेट प्रैक्टिसिंग करना आसान नहीं होता है कोर्ट में, और उनके साथ बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं, क्योंकि फाइनेंशियली भी उनको कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में कोर्ट में उनको कुछ नहीं मिलता है, तो ये बड़ी समस्या रहती है। तो वहीं से फिर हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही हमने 2018 में हमारा इनरोल्ड हो जाते हैं PhD में। वहीं से हम जो है प्रोफेसर डॉक्टर शकील अहमद साहब के हमने PhD अपनी कंप्लीट की और ऊपर वाली की कृपा से और अपने हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी दुआओं से मैं जो है 2023 में डॉक्टरेट की जो उपलब्धि है मुझे अवार्ड मिलती है। सर आपका PhD का टॉपिक क्या था? मेरा शोध का जो टॉपिक था वो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ए सोशो लीगल स्टडी विद स्पेशल रेफरेंस टू ह्यूमन राइट्स। तो सर मतलब जैसे अभी आपने बताया, तो फिर अभी भी क्या आपको लगता है कि आप प्रैक्टिसिंग में जाना चाहेंगे या टीचिंग लाइन में आप कंटिन्यू करना चाहेंगे? नहीं, अभी तो मैं अपना कैरियर अपने आप को पूरी तरीके से मैं एकेडमिक में हूँ और फुल्ली एकेडमिक में हूँ। और नहीं, कभी कभी मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जो मैं यहाँ पे हूँ मैं कर, यहाँ भी मैं अपना फुल टाइम दे रहा हूँ, कुछ सारी चीज़ें हैं, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि अगर मैं कोर्ट में होता तो सोसाइटी के लिए मैं कुछ और ज़्यादा कर सकता हूँ। क्योंकि जब आप 2 चीज़ें होती हैं, यहाँ जॉब है और एडवोकेट किसी की जॉब नहीं होता, वो एक इंडिपेंडेंट होता है, वो आज़ाद बंदा होता है। लेकिन जब आप कहीं जॉब करते हैं तो कहीं ना कहीं आप बंध जाते हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ बाउंडेशंस होती हैं, और उन बाउंडेशंस में, लिमिटेशंस में कहीं ना कहीं आप सिमट के रहते हैं। वैसे ही मैं हूँ, तो हमारे ऊपर भी कुछ बाउंडेशंस हैं, लिमिटेशंस हैं, उनमें मैं बता दूँ, क्योंकि हम यहाँ पे एक 4 दीवारी के अंदर काम कर सकते हैं। लेकिन जब आप किसी कोर्ट में एडवोकेट होते हैं तो आप वहाँ पर सिर्फ 4 दीवारी के अंदर काम नहीं करते, आप पूरी सोसाइटी के लिए काम कर रहे होते हैं, आप सोसाइटी के बीच में रह के काम कर रहे होते हैं, आप दूसरों के राइट्स के लिए लड़ रहे होते हैं, आप यहाँ पे उस जनरेशन को तैयार कर रहे होते हो
सोसाइटी में सर्व करने के लिए। ये एक डिफरेंस है। सर अगर हम आम नागरिकों को बताना चाहें कि लॉ क्या है तो आप कैसे बताना चाहेंगे? देखो, मैं सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहूँ कि लॉ क्या है, जैसे मैं अभी बता रहा था कि कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ नियम हैं, कायदे हैं। तो वो हर सोसाइटी को चलाने के लिए कुछ नियम कायदे होते हैं। उसी तरह हमें भी अपने देश को चलाने के लिए कानून की जरूरत है। अगर हमारे लिए रूल्स रेगुलेशंस नहीं होंगे तो हम कोई भी किसी भी सोसाइटी को बैलेंस नहीं कर सकते। और बैलेंस करने के लिए हमको ज़रूरी है कि हमारे पास कुछ नियम कायदे हों, तभी हम एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं। तो सर जैसे एक कई धारणाएं हैं, कई स्टीरियोटाइप्स लोगों के अंदर है कि लॉ का केवल कोर्ट कचहरी से जुड़ा मामला है, और कई जो स्टूडेंट्स जिसमें आना भी चाहते हैं वो भी यही सोचते हैं कि क्या हम इसी फील्ड में बंद के रह जाएंगे, तो उन स्टूडेंट्स के लिए और क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं? देखो, मैं आपको बता दूं कि लॉ बहुत ही ओल्डेस्ट प्रोफेशन है, कोई नया प्रोफेशन नहीं है, बहुत पुराना प्रोफेशन, बहुत ही मोस्ट ओल्डेस्ट प्रोफेशन। दो ही कोड होते हैं, एक ब्लैक कोड और एक होता है वाइट कोड। दो कोड पर दुनिया चलती है। तो जो हमारा ब्लैक कोड है, इसको पहनने के बाद आपको एक अलग सी फीलिंग आती है और अलग सा हमें प्राउड फील होता है कि हमने ब्लैक कोड पहना। और हम बहुत लकी हैं कि हमें ऊपर वाले ने इस चीज़ से नवाजा कि हम गर्व से इसको पहन सकते हैं और इसको पहन के हम जो है कहीं भी निकल सकते हैं। ये राइट्स किसी और को नहीं मिला। तो मेरा कहना उन लोगों से है जो ये उन्होंने एक अवधारणा बना रखी है कि लॉ सिर्फ कोर्ट कचहरी है। लॉ कोर्ट कचहरी नहीं है। जो लॉ किए हुए हैं, जो लॉ कर रहे हैं, वो सोसाइटी को बैलेंस करने के लिए। वकील क्या है, एडवोकेट क्या है? जिस भाषा, जिस लैंग्वेज को आप जो है जब अपनी बात को नहीं रख सकते, उसी बात को एक लॉयर जो होता है वो जो उस बात को, अपनी बात को कानून की भाषा में अच्छे से पेश कर सकता है। ठीक है। दूसरी चीज़ कि कुछ लोग इसका मिसयूज़ करते हैं, जैसे कि अभी स्टूडेंट्स जो लॉ कर रहे हैं तो उनको स्टार्टिंग में लगता है हम तो एडवोकेट बन गए हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, हमारा जो कानून है उससे बढ़ के कोई नहीं, नोबडी इज अबाउट दी लॉ इज द सो। तो कानून से बढ़ के कोई नहीं, ना मैं हूँ ना आप हैं। हम सब कानून के दायरे में रहकर काम करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हमने लॉ को जो है जब सुप्रीम मान लिया है, जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को हम सुप्रीम मान चुके हैं, तो चाहे वो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चाहे वो ऑनरेबल हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड नहीं जा सकते। वो भी सारी चीज़ों को जो करते हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही रहेगा। तो जो ये लोग सोचते हैं कि हम कानून से ऊपर हैं, तो कानून से बढ़कर तो कोई नहीं। हर चीज़ जो है कानून के दायरे में है, और जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जब तक हमारे लॉ हैं यहाँ पे, तब तक कोई भी ये न सोचे कि हम कानून से ऊपर हैं। और कानून से जब कोई ऊपर जाएगा तो कानून के, कहते हैं कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, तो उनके गिरेबान तक वो जो जरूर पहुँचे। सर करियर अपॉर्चुनिटीज जुडिशरी आज के टाइम में लॉ में अपॉर्चुनिटी की बात करूँ तो इस टाइम जो लॉ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। हाँ, थोड़ा सा अभी जुडिशरी में थोड़ा सा मैं कहूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी कम हुई है। कम नहीं हुई है, मेरा कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जुडिशरी के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ता है। सबसे पहले बता दूं कि मैं लॉ में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो एक जो आम धारणा बनी हुई है
कि लॉ में सिर्फ और सिर्फ जो है आप एडवोकेट बन सकते हैं। अगर गांव देहात में हम जाएँ तो अगर कोई एलएलबी कर रहा है लड़का या कोई स्टूडेंट एलएलबी कर रहा है तो घर के गांव वाले बस ये सोचते हैं कि ये वकील बनेगा। वकील बनेगा। और वकील भी कौन सा, जो उन्होंने देखा है कौन सा बना, जो गाँव में कोर्ट कचहरी जाते हैं, कोर्ट में कचहरी में जो लोगों ने देखा है बस वही देखा है कि हम वहाँ पे 3 साइड पड़ा होगा, वहाँ पे एक तख्त होगा, वहीं बैठेगा। लेकिन उन्होंने कभी हाई कोर्ट निकल के नहीं देखा, उन्होंने कभी जो है सुप्रीम कोर्ट निकल के नहीं देखा, जहाँ पे कंसल्टेशन फीस जो है सेकेंड्स में चार्ज की जाती है। अगर आपको मुझसे मिलना है तो एज ए फ्रेंड आप मुझसे मिल सकते हैं, मेरा टाइम ले सकते हैं, लेकिन जब आपको उससे मिलने के लिए आना पड़ेगा और किसी चीज़ पे कंसल्ट करना पड़ेगा, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी एडवाइस नहीं दूँगा। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको एज ए फ्रेंड आपके पास 2 घंटे बैठेगा, लेकिन जब आप उससे जो है कंसल्ट करने के लिए कोई चीज़ जाएंगे तो एक पर्टिकुलरली वो चार्ज करते हैं। तो वैसे ही एडवोकेट जो है बहुत अच्छा चार्ज करते हैं। और आज के टाइम में जब से कॉर्पोरेट सेक्टर डेवलप हुआ है, लॉ की डिमांड और बढ़ गई है। जितनी भी हमारी एमएनसीज हैं उन सब कंपनीज में अपने अपने लीगल ऑफिसर, लॉ ऑफिसर उन्होंने अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिया है और वो अपना लॉ ऑफिसर हर एमएनसी रखती है। जो जितनी भी बैंक है, बैंक में अपना एक लीगल ऑफिसर होता है। जितने भी डिपार्टमेंट है आज के टाइम, वहाँ हर जगह एक लीगल ऑफिसर अपॉइंट होता है। तो कैरियर अपॉर्चुनिटी लॉ के अंदर बहुत ज़्यादा है। आप जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं आप उस फील्ड में जा सकते हैं, बशर्ते आपको उन सब की सही टाइम पे नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि कुछ वैकेंसीज एक एज लिमिट तक आती हैं, ज़्यादातर मुझे लगता है कि 30, 30 और 35 के लास्ट तक एंड अप हो जाती है। लेकिन जब हायर आप जुडिशरी की तरफ जाते हैं तो आपकी अपॉर्चुनिटी वहाँ से 35 के बाद स्टार्ट होती है और 35 से वहाँ से स्टार्ट होती है। तो लॉ में अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा है। और बशर्ते कि वो क्लास में, मेरा एक मैसेज है जितने भी कॉलेजेस हैं या लॉ स्कूल चल रहे हैं कि बच्चों को क्लासरूम तक लेकर आए, क्योंकि अगर हमें अच्छे स्टूडेंट्स बना पाएंगे तभी हम एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण कर पाएंगे। क्योंकि लॉ कोई प्रोफेशन नहीं है, लॉ एक जिम्मेदारी है। आप यहाँ पे एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाते हैं और रेस्पॉन्सिबल सिटीजन जब तब बनेगा जब वो क्लास के अंदर आएगा, वो डिसिप्लिन सीखता है क्लास के अंदर। रोड पर चल के आप पढ़ेंगे तो रोड पर चल के आप डिसिप्लिन नहीं सीख सकते। वो डिसिप्लिन सीखेगा क्लास में कैसे बैठना है, कैसे चलना है। तो ये सारी चीज़ें सीखे क्लास में आके। आज के टाइम में हमारे पास सब कुछ है। बच्चा आज के टाइम में हम और आपसे ज़्यादा अवेयर है हर चीज़ को लेकर, उसके पास हर चीज़ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, एआई उसके पास है। चैट जीपीटी वो यूज़ कर रहा है, न जाने कौन कौन से वो एआई ऐप यूज़ करता है। उसको आपसे नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास ऑलरेडी नोट्स है। क्लास में आके उसको ये पता चलता है आपको कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, हमको क्या एक्सक्लूड करना है और क्या एक्सक्लूड नहीं करना है। तो वो कहाँ आके सीखेगा? क्लास में आके सीखेगा। वो तो जो क्लास में नहीं आ रहा है उसको सब पता है, ठीक है। दूसरी चीज़, क्लास में आने से उसको ये चीज़ पता चलती है कि हमको जो है किस तरीके से जो है अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रखना है। लाइफ में सक्सेस सबको मिलती है, लेकिन सक्सेस कौन है? जिनकी लाइफ में डिसिप्लिन है। और जिसकी लाइफ में डिसिप्लिन है वो सक्सेसफुल होते हुए भी क्या है? अनसक्सेसफुल। क्या रात मॉर्निंग में 10 बजे जगने वाला, 9:30 बजे जगने वाला व्यक्ति और 10 बजे ऑफिस पहुंचने वाला व्यक्ति, वो आपके सक्सेसफुल मानते हो? सक्सेसफुल नहीं। एक व्यक्ति सुबह 5 बजे जगता है, सुकून से ब्रेकफास्ट करता है, आराम से जो है ऑफिस पहुंचता है और शाम को आराम से 5 बजे अपने घर लौटता है और सुकून से सोता है और हेल्दी है, फिट है, वो जो है सक्सेसफुल। आज के टाइम में बहुत सारे चैलेंजेस हैं,
हेल्थ को लेके चैलेंजेस हैं, इन्वायरमेंट हमारा जो है ग्लोबल वार्मिंग से पूरी दुनिया परेशान है, तो हमको बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान रखना है। हेल्थ को हम सक्सेस में हेल्थ को भी हमें इंक्लूड करना है। अगर आप हेल्दी नहीं हो तो हमारी, अगर आप कुछ भी हो जाए, अगर आप फिट नहीं हो और हेल्दी नहीं है तो ऐसी सक्सेसफुल लाइफ का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर आप जो है और चीज़ों से परेशान हैं। तो ये मेरा एक मैसेज है। सर अभी आपने बात किया है इन्वायरमेंट की और ग्लोबल वार्मिंग की, तो सर आजकल जैसे हम लोग देख पा रहे हैं बहुत गर्मी है, फिर भी लॉ स्टूडेंट्स हो गए, एडवोकेट्स हो गए और वो ब्लेज़र पहनते हैं। सर आप खुद अभी आपने ब्लेज़र पहना है, तो सर इसके पीछे जो एक आइडिया रहता है, जो एक मोटिवेशन रहता है कि हाँ गर्मी है फिर भी हमें ब्लेज़र पहने रहना है, वो क्या है? ये हमारी आइडेंटिटी है। वैसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप समर में आप ब्लेजर पहन के आप नहीं जा सकते, आपको इससे छूट मिलेगी। क्योंकि पिछली में जब इंडिया जो है कॉलोनी था ब्रिटेन का, तो ये कॉन्सेप्ट हमने जो फॉलो किया है इंडिया, ये ब्रिटेन से आया है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे यहाँ पे ब्रिटेन से आया हुआ है, तो हम वही इसको फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ आपने देखो वहाँ का टेम्परेचर और हमारे यहाँ के टेम्परेचर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन हमने अभी भी वही चीज़ों को फॉलो किया। लेकिन ये हमारे लिए जो भी लॉयर्स हैं उनके लिए, सबके लिए ये आइडेंटिटी है। वो उनके लिए 50 का 55 डिग्री टेम्परेचर रहेगा तो वो उसको पहन के आएगा, उसी पहन के, उसमें कोई ना कोई तो उनसे यही गर्मी लग रही नहीं, उन्हें बड़ा मजा आता है। और सर क्या कहना चाहूँगा, जैसे अभी आपने पेशेंस की बात की थी, तो जो 3 ईयर प्रैक्टिसिंग रूल है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो जो 3 ईयर प्रैक्टिसिंग रूल जो आया है, इसके 2 पहलू हैं, कुछ इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं और कुछ बेनिफिट्स भी। पहले हम बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। तो जो इसके बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स ये हैं कि किसी को भी जब आप जो है यंगस्टर को आप जो कोर्ट में भेज देंगे, उसको अपॉइंट कर देंगे, तो कोर्ट की चीज़ों से जो प्रैक्टिकली चीज़ें होती हैं उनसे वो अवेयर नहीं होता है। और वो कहीं ना कहीं ये पाया गया कि वो चीज़ों से फैमिलियर नहीं होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली उन्हें समझना चाहिए था, वो चीज़ों को नहीं सीखा। जो आपकी एकेडमिक लाइफ होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है वो तो डिफरेंट होती है। तो आप एकेडमिक में थे, वो आप वेरी गुड स्टूडेंट, बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, लेकिन आप प्रैक्टिकल में जब आए आप तो वहाँ आप काम कैसे कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के वातावरण से आप फैमिलियर नहीं होता, तो ये बड़ी डिफिकल्टी है। दूसरी चीज़ ये थी कि इसके साथ साथ कि जिस तरीके से चीज़ें हो रही थी, कुछ यंगस्टर्स एकदम टीनेज में जज बन जा रहे थे। जैसे अभी किसी ने 22 में ही ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, भी वेरी एक असमानता का भाव भी क्रिएट हुआ। जैसे कि वहाँ पे जो वहाँ पे एडवोकेट्स, क्योंकि थोड़ा सा मैच्योरिटी इंडस्ट्री बहुत हाई है, वो मैच्योरिटी लेवल नहीं मिल पाया, तो वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट हुई। तो ये सारे, और जब मैच्योरिटी लेवल नहीं डेवलप हो पाएगा एक लेवल के बाद, तो आप जस्टिस की क्या कल्पना कर सकते हैं? सही बात। क्योंकि ये जॉब नहीं है, मैंने पहले भी कहा कि लॉ जो प्रोफेशन है, कोई लॉ जो प्रोफेशन एक प्रोफेशन नहीं है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा जो भी इसमें है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उनकी एक गलती न जाने कितने लोगों को इफेक्ट कर सकती है। यहाँ पे हर चीज़ सोच समझ के, रूल्स रेगुलेशन में रख के, सारे नियम कायदे कानून को ध्यान में रखते हुए कही जाती है और की जाती है।
तो सर आपके अकॉर्डिंग में जो लॉ की पढ़ाई है वो प्रैक्टिकल बेसिस पे ज़्यादा होनी चाहिए कि थ्योरेटिकल बेसिस पे ज़्यादा होनी चाहिए? देखो, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों को बैलेंस होना चाहिए। कोई भी चीज है इम्बैलेंस होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जो आजकल इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो प्रैक्टिकल बेस्ड है, वो टोटली बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल। जब कोई चीज़ थ्योरेटिकल हो जाती है, हम अपने स्टूडेंट्स को एजुकेटेड तो बना रहे हैं, लेकिन हम उनको प्रैक्टिकल कुछ नहीं सिखा पा रहे। हमको उनको एजुकेशन के साथ साथ उनको प्रैक्टिकली बनाना है। वो जाके सिर्फ जॉब ही ना करें, वो कहीं जाके जॉब सीकर भी नहीं, जॉब सीकर नहीं, हमको वो जो है जॉब गिवर भी बने। हमको सिर्फ क्या करना है, हम जो है हर आदमी जॉब के पीछे भाग रहा है। मुझे भी जॉब मिल जाए, आपको भी जॉब मिल जाए, आप क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? जॉब के लिए ना, मैं क्यों पढ़ाई कर रहा हूँ? जॉब के लिए। लेकिन कोई आदमी से सोचता है कि नहीं, मैं पढ़ाई करने के बाद कम से कम 4 लोगों को जॉब दूंगा, मैं कोई बिजनेस स्टार्ट, मैं जो सेटअप करूँगा या स्टार्टअप बनाऊँगा, मेरे अंदर में 4 लोग काम करेंगे। नहीं ना, हर आदमी सोचता है मुझे 1 लाख रुपये का पैकेज चाहिए, 2 लाख का पैकेज चाहिए। हर इंसान, और हमको यही सिखाया गया, गलती ना हमारी है ना आपकी है। सोसाइटी में एक अवधारणा बन रही है कि हम सबको जो है बताया गया स्टार्टिंग से, भाई वक्त बताया गया तुमको जॉब करनी है, तुमको अच्छी जॉब करनी है। किसी ने ये नहीं कहा तुमको बिजनेस नहीं करना, तुमको ये नहीं कहा कि तुमको अपनी कंपनी भी स्टार्टअप करनी है, तुमको एक स्टार्टअप खोलना है। भाई तुमको जो चीज़ अच्छी लगती है वो आप कीजिए ना। अगर आपको अच्छा लगता है डांस करना तो डांस करिए, और डांस करिए, डांस बच्चों को सिखाइए, आप डांस अकेडमी खोलिए। अगर आपको संगीत में आपका इंटरेस्ट हो, संगीत सीखिए, संगीत सिखाइए। मैं आपको एक फिल्म का नाम आपको याद करा दूँगा आपको, अगर आपने देखी होगी तो। आपने एक फिल्म देखी होगी आरे जमीन जी। तो उसमें बड़ी अच्छी चीज़ें उसमें मैंने देखी, उसमें रियलाइज़ किया मैंने कि बच्चों को वही करना चाहिए जो है जो वो चाहते हैं। और उनको मेरे पेरेंट्स से भी यही गुजारिश है कि अपने बच्चों को जो है एक लिमिटेड चीज़ों में बांध है, उन पर अपनी चीज़ें रखो पहले कि नहीं मैं इंजीनियर नहीं बन पाया तो तुमको भी इंजीनियर बनना है। और फिर एक और फिल्म थी वो जो है क्या नाम था उसका, थ्री इडियट थी जो है, देखो मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। अब देखो उसमें भी वो जो है कहता है कि आपको मैं तुम चाबुक हो, है ना, इस तरीके से नहीं चलाना है कि भाई तुमको जो बनना है तुम चाबुक मार मार के तो उसको घोड़े थोड़ी दौड़ाओगे। आपको ऐसे बना जो आपका इंटरेस्ट करे वो बनिए आप जो है ना। अगर मेरा इंटरेस्ट जो है फोटोग्राफर बनने का है तो मैं फोटोग्राफर बनूंगा। मुझको जो है भाई मुझे फोटोग्राफर बनना है तो फोटोग्राफर बनूँ, मैं क्यों ड्राइव करूँ, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। तो मैं क्या, मैं अच्छा न तो मैं फोटो मैं तो अच्छों में जो है बन पाऊँगा जो है फोटोग्राफर बन सका, और यहाँ भी मैं अच्छा नहीं बन पाऊँगा, तो मेरी लाइफ तो ऑलरेडी बर्बाद हुई। तो अपने बच्चों को ये भी ध्यान रखना है कि वो उन्हें चाहिए, उनका इंटरेस्ट है और पता चल जाता है। आप उनके साथ बैठिए। आजकल हम सब लोगों के पास टाइम नहीं है, हमारे लिए हम सबके पास टाइम इसके लिए है। अगर हम आज के टाइम में बच्चों के बर्थडे विशेष भी हम इस पर भेजते हैं, हम ऑनलाइन रिसीव करते हैं, जबकि हम बराबर वाले कमरे में सो रहे होते हैं, बर्थडे विशेष हम फोन से करते हैं। मैंने अपने भी बहुत नियरेस्ट और डियरेस्ट को देखा है कि उनको एक महीना हो जाता है कि उन्होंने अपने बच्चों के जो है फेस नहीं देखे होता, क्योंकि वो अपने काम में इतने बिजी हैं। फिर उन्हें पता अचानक से पता चलता है कि मेरे बेटे को जो प्रॉब्लम हो गई है, इसकी मोबाइल की प्रॉब्लम हो गई है, मोबाइल नशा, वो कहीं ना कहीं परेशान है, अब उसको डॉक्टर हो गया। तो बच्चों की आप नज़र में रहिए, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो ये है। और सर एक क्वेश्चन और है मेरा
आपसे कि कोई ऐसी केस स्टडी जो हर लॉ स्टूडेंट को जरूर पढ़नी चाहिए। तो केस स्टडी नहीं, मैं कहना चाहूँगा कि हर इंसान को जो भी हमारे देश के नागरिक हैं और उन सबको जो है जरूर जो है कानून का जो बेसिक नॉलेज है वो सबको होना चाहिए। खासकर मैं सबसे निवेदन करूँगा और हर घर में, जैसे हम सब लोग जो है हर घर में जो है रामायण गीता रहती है, उसी तरीके से हर घर में एक संविधान की किताब भी होनी चाहिए। क्योंकि जब हमारे पास संविधान होगा तो कम से कम हमको अपने अधिकार का हमको पता होगा, हम सबको ये पता होगा कि हमारे अधिकार क्या है। हमें अभी तो यही नहीं पता कि हमें हमारे अधिकार क्या है। अगर हम जनरल पब्लिक में जाएं तो उनको नहीं पता है कि उनका अधिकार भी है। सही बात। हमारी कुछ अधिकार के साथ साथ हमारी जो ड्यूटीज़ भी हैं वो भी हमारे भारतीय संविधान में लिखित हैं। तो हमको राइट्स के साथ साथ हमको ड्यूटीज़ पर भी अमल करना है, और वो हम तभी कर पाएंगे जब हम इस पर घर में बैठ के चर्चा करेंगे। हमको रामायण और गीता के साथ साथ हमको भारतीय संविधान को भी उतना ही महत्व देना है जितना कि हम उन दो रिलीजियस बुक्स को देते हैं। क्योंकि जिससे हमारा देश चलता है वो किताब भी हमारे लिए उतनी पूजनीय है जितनी कि हमारे लिए गीता है और हमारे लिए जो है रामायण है। सर कोई फाइनल मैसेज जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहें? मेरा फाइनल मैसेज जो भी मैं कॉमर्स स्टूडेंट्स को मैं देना चाहूँगा, और एक मैसेज मेरा रहेगा कि जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, देखो लॉ स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक क्लियर कट मैसेज है, टू हार्ड। आपको शॉर्टकट कुछ है नहीं, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। विदाउट हार्ड वर्क आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली है। जो बच्चे क्लास में हैं, अभी LLB या BLLB कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कोर्सेज में हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो क्लास में जाके पढ़ें। अगर टीचर क्लास में नहीं आता तो ज़बरदस्ती उनको पकड़ कर ले जाए। एक चीज़ और मैं अपने स्टूडेंट्स से कहूँ कि जो आपके अगल बगल जो आज के टाइम में डिस्ट्रक्शन है, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं डिस्ट्रक्शन। सबसे डिस्ट्रक्शन है आपको मोबाइल। आपको पढ़ते टाइम अपने मोबाइल को थोड़ा सा यूज़ कम करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मोबाइल बंद कर दिए, क्योंकि आज के टाइम पॉसिबल नहीं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मोबाइल को अपना थोड़ा सा स्टडी के टाइम थोड़ा सा बंद कर रखें। ये मेरा मैसेज कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर वो अपना मोबाइल जो पढ़ते टाइम बंद कर रहे हैं। क्योंकि हमारी हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि वो पता नहीं चलता है हमको। हमें लगता है कि हम 4 घंटे पढ़े हैं टेबल पर, लेकिन 2 घंटे मोबाइल चलाया, ये हम नहीं देखते। आप ज़्यादातर चीज़ों पर डिपेंड ना रहें, क्योंकि हम आजकल सारी चीज़ों पर डिपेंड किस पर हो गए, यूट्यूब पर डिपेंड हो गए, या हम ऑनलाइन स्टडी मटेरियल पर हम डिपेंड हो गए। तो मेरा एक मैसेज और है कि आप फिर से बुक्स पर नोट कराइए। बुक्स आप पढ़िए, अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे राइटर की टेक्स्ट बुक पढ़िए, और टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद अपने नोट्स खुद बनाइए। आप डेफिनेटली आप सक्सेस। थैंक यू सर, आपने समय दिया। अभी आपको बहुत बहुत आभारी हूँ, जो कि आपने मुझे समय दिया आपने।